घुंघराले बाल, आंखों में चमक, सादगी भरे लिबास और होठों पर तबस्सुम। ये परिचय है रामेश्वरम के उस संत की जिसने आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को भी खुले आंखों से सपना देखने को प्रेरित किया। ये परिचय है एक वैज्ञानिक की जिसने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक पटल के केंद्र में लाकर खड़ा किया। ये परिचय है एक राष्ट्रपति की जिसने इस देश के नौजवानों को ये सिखाया, मसलें मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयाँ। आज के इस वीडियो में बात मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। दोस्तों नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट, जहां हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कलाम की उनकी लिखी हुई आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के हवाले से। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में रह रहे जैनुलब्दीन और आशियम्मा के घर एक बेटा पैदा हुआ जो आगे चलकर डॉक्टर कलाम के नाम से मशहूर हुआ। कलाम के पिताजी जैनुलब्दीन एक बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। जब भी कलाम के पिताजी मस्जिद से प्रार्थना करके बाहर निकलते तो विभिन्न धर्म के लोग कटोरे में पानी लेकर उनके पास खड़े हो जाते। जैनुलब्दीन पानी से भरे कटोरे में अपनी उंगली डालकर प्रार्थना करते थे। फिर सभी लोग पानी से भरे कटोरे को अपने अपने घर ले जाते थे और इसका इस्तेमाल घर में बीमार पड़े सदस्य के उपचार के लिए करते थे। जब बीमारी ठीक हो जाती तो लोग जैनुलब्दीन के घर जाकर उनको धन्यवाद देते थे। जैनुलब्दीन मुस्कुराकर कहते, धन्यवाद मुझे नहीं, ईश्वर को दीजिए। डॉक्टर कलाम जब 6 साल के थे तो इनके पिताजी ने एक नाव तैयार किया ताकि श्रद्धालुओं को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाया जा सके और फिर वापस लाया जा सके। इस काम में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन एक दिन साइक्लोन आई और नाव को अपने साथ बहाकर ले गई। डॉक्टर कलाम 8 साल के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उन दिनों टमारिन सीड्स यानी इमली के बीज का डिमांड बाजार में अचानक बढ़ने लगा। डॉक्टर कलाम इमली के बीज को इकट्ठा करते थे और उसे बाजार में बेचा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से रामेश्वरम में ट्रेन नहीं रुका करती थी। परिणाम स्वरूप रामेश्वरम में आने वाला अखबार अब चलती ट्रेन से रामेश्वरम रोड पे ही फेंक दिया जाता था। रामेश्वरम में अखबार पहुंचाने का काम उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन क्या करते थे, लेकिन उन्हें अब एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन फेंके हुए बंडल्स को रिसीव कर सके और पेपर बांटने के काम में उनका हाथ बटा सके। ऐसे में डॉक्टर कलाम ने इस काम में उनकी मदद की। डॉक्टर कलाम अपने माता और पिताजी का जिक्र करते हुए लिखते हैं, मुझे और मेरे 3 भाइयों और बहनों को अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला। अपनी माँ से अच्छाई और गहरी दयालुता विरासत में मिला। डॉक्टर कलाम का बचपन ऐसे वक्त में बीता जब देश में धर्म के नाम पर इंसान को बांटने का काम लगातार जारी था। ऐसे में डॉक्टर कलाम धार्मिक भेदभाव से अछूता कैसे रहते। वह अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में एक घटना का जिक्र करते हैं। घटना धार्मिक भेदभाव का। डॉक्टर कलाम स्कूल में अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करते थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का बेटा था। जब कलाम 5वीं कक्षा में थे तो एक नया शिक्षक पढ़ाने आया। एक हिंदू पुजारी के बेटे को एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठना मास्टर साहब को पसंद नहीं आया, सो उन्होंने डॉक्टर कलाम को लास्ट बेंच पर बैठने का फरमान जारी कर दिया। इस घटना के बाद डॉक्टर कलाम ने यह देखा कि रामानंद शास्त्री रो रहे हैं। जब इस घटना का जिक्र उन्होंने अपने परिवार वालों से किया तो लक्ष्मण शास्त्री यानी कलाम के दोस्त के पिताजी ने इस शिक्षक को तलब किया और धमकी भरे लहजे में कहा कि एक विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक शिक्षक को सामाजिक विषमता और धार्मिक उन्माद का बीज बोने का कोई हक नहीं है। आप या तो माफी मांगो या स्कूल छोड़कर चले जाओ। लेकिन एक शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल बैरियर्स को खत्म करने की भरसक कोशिश की। इनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ये विज्ञान के शिक्षक थे। एक दिन इन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन इनकी पत्नी ने कलाम को खाना देने से मना कर दिया क्योंकि कलाम मुसलमान थे।
ऐसे में शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने खुद कलाम को खाना परोसा और साथ बैठकर खाने लगे। जब कलाम जाने लगे तो अय्यर साहब ने अगले हफ्ते फिर डॉक्टर कलाम को खाने पर बुलाया। कलाम ने आश्चर्य भाव से अपने गुरु की तरफ देखा। अय्यर साहब ने कहा, जब एक बार तुम सामाजिक व्यवस्था को बदलने का मन बना लेते हो तो ऐसी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती ही हैं। जब दूसरी बार डॉक्टर कलाम इनके घर गए तो इस बार अय्यर साहब की पत्नी ने डॉक्टर कलाम को किचन ले गई और खुद अपने हाथों से खाना परोसा। वर्ल्ड वार खत्म होते ही डॉक्टर कलाम ने रामेश्वरम से बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने स्वाज हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो सेंट जोसेफ्स कॉलेज पहुंचे, जहां से उन्होंने पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। फिर इसी संस्थान से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई पूरी की। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम को यह एहसास हुआ कि फिजिक्स उनका विषय नहीं है। बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एमआईटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एमआईटी में दाखिला लेने के लिए लगभग 1000 रुपये की जरूरत थी। उनके पिताजी के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि वो कलाम की शिक्षा को फंड कर सकें। ऐसे में कलाम की बहन जोहरा आगे आईं और उन्होंने अपनी गोल्ड बैंगल्स और चेन को गिरवी रखकर कलाम का दाखिला एमआईटी में करवा दिया। डॉक्टर कलाम एमआईटी का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एमआईटी में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वह थी उड़ान मशीनों की विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन के लिए रखे गए 2 सेवा मुक्त विमानों को देखना। मुझे उनके प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था और अन्य छात्रों के छात्रावास में चले जाने के बाद भी मैं उनके पास घंटों बैठा रहता और मनुष्य को पक्षी की तरह आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की इच्छा की प्रशंसा करता था। एमआईटी में पढ़ते हुए यूं तो कई खूबसूरत लम्हे डॉक्टर कलाम के हिस्से आया, लेकिन फेयरवेल के दौरान प्रोफेसर स्पॉन्डर के साथ बिताया गया एक लम्हा उनके जिंदगी का सबसे बेहतरीन यादों में से एक है। दरअसल फेयरवेल फोटोग्राफ के दौरान प्रोफेसर स्पॉन्डर, जो एरोडायनामिक्स पढ़ाया करते थे, अचानक उठ खड़े होते हैं और पीछे मुड़ते हुए डॉक्टर कलाम से कहते हैं, आओ मेरे बगल में बैठो, तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। डॉक्टर कलाम आश्चर्य का भाव समेटे फोटोग्राफ के लिए उनके तरफ बढ़ते हैं और फेयरवेल फोटोग्राफ सेशन का कार्य संपन्न होता है। एमआईटी से पास आउट होने के बाद डॉक्टर कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का रुख करते हैं, जहां वो पिस्टन और टरबाइन इंजन के बारे में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम के पास 2 कैरियर ऑप्शंस थे, एक एयरफोर्स पायलट बनना और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विभाग में काम करना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अपने सपनों को पंख देने के लिए डॉक्टर कलाम निकल पड़ते हैं डीटीडी और एयरफोर्स के इंटरव्यू में शामिल होने। डॉक्टर कलाम की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर कलाम एयरफोर्स का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सके। इस सच को पचाना डॉक्टर कलाम के लिए लगभग असंभव था। उन्होंने अपने आप को अत्यंत पीड़ा से घिरा हुआ पाया। उनके लिए ये ऐसा अनुभव था जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, जिंदगी का कोई मोल न रह गया हो। इस असफलता का भार ढोते हुए वो पहुंचते हैं ऋषिकेश, जहां शिवानंद आश्रम में उनकी मुलाकात होती है स्वामी शिवानंद से। कुछ मुलाकातें, कुछ बातें हमारी जिंदगी को एक नई मोड़ देती है। स्वामी शिवानंद से हुई इस मुलाकात ने भी डॉक्टर कलाम के जिंदगी को बदल दिया। शिवानंद की बातों ने जख्मों पर मरहम का काम किया। जब कलाम ने शिवानंद से अपनी असफलता का जिक्र किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले, अपनी नियति को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। वायुसेना पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारी किस्मत में क्या बनना है यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। यह असफलता को भूल जाओ, क्योंकि यह तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य की खोज करो, अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दो। कलाम एयरफोर्स का इंटरव्यू तो नहीं क्रैक कर सके, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट में उनकी नौकरी पक्की हो गई और वे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हुए। कलाम ने ये कहते हुए खुद को सांत्वना दिया कि मैं जहाज तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन सिविल एविएशन में काम करते हुए मैं उन्हें बनाने में मदद कर सकता हूँ।
कलाम जब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट में बतौर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट काम कर रहे थे, तभी उन दिनों बंगलौर में एडीई यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स का जन्म हुआ। डॉक्टर कलाम को एडीई भेज दिया गया, जहां उन्होंने भारत का पहला होवरक्राफ्ट नंदी का निर्माण किया। नंदी होवरक्राफ्ट का निर्माण जेम प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा था। जेम यानी ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से इस प्रोजेक्ट को ठंडे वस्ते में डाल दिया गया और साथ में नंदी होवरक्राफ्ट को भी। इस घटना के बाद डॉक्टर कलाम फिर बुरी तरह टूट चुके थे। कलाम लिखते हैं, मैं वास्तविकता का सामना करने को तैयार नहीं था। मैंने अपना दिल और आत्मा नंदी में लगा दिया था। इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, यह मेरी समझ से परे था। मैं निराशा से भर चुका था। नंदी प्रोजेक्ट को भले ही दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन इसी प्रोजेक्ट ने डॉक्टर कलाम को प्रोफेसर साराभाई से मिलवाया। दोनों की अनुपम जुगलबंदी ने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुंचाया। दरअसल एक दिन एम के मेनन, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर हुआ करते थे, वो होवरक्राफ्ट को देखने आए और डॉक्टर कलाम के साथ होवरक्राफ्ट पर बैठकर हवाई सैर भी किया। एम के मेनन नंदी होवरक्राफ्ट से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि कलाम को बतौर रॉकेट इंजीनियर इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को ज्वाइन करने का न्योता दिया। इसी संस्थान को साल 1969 में इसरो का नाम दे दिया गया। इसी संस्थान में उनकी मुलाकात होती है द ग्रेट स्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर साराभाई से। कलाम को 6 महीने के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए नासा भेज दिया गया। डॉक्टर कलाम तब अचंभित रह गए जब नासा में उन्होंने एक पेंटिंग देखा जिसमें टीपू सुल्तान की आर्मी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई कर रही थी। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, नासा द्वारा एक भारतीय को रॉकेट विज्ञान युद्ध के नायक के रूप में प्रदर्शित होते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। 20वीं शताब्दी में भारतीय रॉकेट का विकास टीपू सुल्तान के सपने का साकार होने जैसा था। जब टीपू सुल्तान मारे गए थे, तब उनके पास 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट्स के उप प्रणालियाँ थीं, जिसे ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया था और इंग्लैंड लेकर चले गए थे। फिर उन पर प्रयोग किया गया था, जिसे आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। 21 नवंबर 1963 को नाइके अपाचे के रूप में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के दौरान डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंटीग्रेशन और सेफ्टी टीम का इंचार्ज नियुक्त किया गया था। नाइके अपाचे के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद प्रोफेसर साराभाई ने भारत का अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो इसका सपना देखा था और इसका जिक्र उन्होंने डॉक्टर कलाम और अन्य वैज्ञानिकों से किया था। सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके, इसलिए साल 1969 में श्रीहरिकोटा आइलैंड को चुना गया, जहां श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्च स्टेशन का निर्माण किया गया। प्रोफेसर साराभाई का सपना साकार हो सके, इसलिए डॉक्टर कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया गया। लेकिन SLV-3 के सफल परीक्षण के पहले ही प्रोफेसर साराभाई का निधन हो चुका था। 30 दिसंबर 1971 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद सतीश धवन ने इसरो की जिम्मेदारी संभाली। SLV-3 सफल रूप से परीक्षण हो सके, इसके लिए कलाम ने 3 ग्रुप का निर्माण किया और तीनों ग्रुप को 3 अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। तीनों ग्रुप का नाम क्रमशः इस प्रकार दिया गया: प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, एंड इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग ग्रुप, एंड सब सिस्टम्स डेवलपमेंट ग्रुप। डॉक्टर कलाम लिखते हैं, यूं तो हमें SLV-3 के लिए 275 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ज़रूरत थी, लेकिन हमें सिर्फ 50 साइंटिस्ट और इंजीनियर से संतुष्ट होना पड़ा। SLV-3 के सफल परीक्षण के लिए कलाम एकाग्रता पूर्वक इस काम में जुटे रहे। SLV सर्किल के बाहर के लोगों से उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम करते हुए कई सारे इनके कॉलीग्स घायल भी हो गए थे। दरअसल SLV-3 के कुछ सदस्य तब घायल हो गए जब रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से भरा हुआ टैंक अचानक फट गया। आखिरकार
अथक परिश्रम और लगन के बाद वो दिन भी आया जब SLV-3 को सक्सेसफुल ट्रायल करना था। 10 अगस्त 1979 की तारीख तय किया गया, लेकिन एक बार फिर डॉक्टर कलाम एंड कंपनी को असफलता हाथ लगी। दरअसल लॉन्च व्हीकल 317 सेकंड के बाद ही श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा और इसके साथ ही गिर जाती है कई बरसों की उम्मीदें और मेहनत। इस असफलता का जिक्र करते हुए डॉक्टर कलाम लिखते हैं, इस घटना से हमें गहरी निराशा हुई। मुझे क्रोध और हताशा का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। अचानक मुझे लगा कि मेरे पैर इतने सख्त हो गए हैं कि उनमें दर्द होने लगा है। समस्या मेरे शरीर में नहीं थी, मेरे मन में कुछ कुछ चल रहा था। लेकिन इस असफलता के बाद भी कलाम एंड कंपनी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में जुट गए। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को सारा भारतवर्ष खुशी से झूम उठा जब रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करके SLV-3 का सफल परीक्षण किया गया। SLV-3 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देश में से एक हो गया जिसके पास उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हासिल हो गई थी। डॉक्टर कलाम सफल परीक्षण का जिक्र करते हुए लिखते हैं, हर तरफ लोग खुशी से चीख रहे थे। जब मैं ब्लॉक हाउस से बाहर आया तो मुझे मेरे उत्साही साथियों ने कंधों पर उठा लिया और खुशी से झूमते हुए जुलूस निकाला। SLV-3 की सफल उड़ान का श्रेय सबसे पहले दिग्गजों को जाता है। सबसे पहले इसका श्रेय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पुरोधा प्रोफेसर साराभाई को जाता है, जिन्होंने इसका सपना देखा था। इसका श्रेय उन सैकड़ों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के कर्मियों को भी जाता है, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से हमारी क्षमता को साबित किया। देशवासियों और प्रोफेसर धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश को भी, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व किया था। एक साल के भीतर फिर खुशी से झूमने का मौका आया जब 31 मई 1981 को SLV-3D1 का सफल परीक्षण किया गया, लेकिन इस बार डॉक्टर कलाम कंट्रोल सेंटर में नहीं बल्कि विजिटर्स गैलरी में मौजूद थे। 1962 की भारत चीन युद्ध ने भारत को यह महसूस कराया कि अगर अब आत्मनिर्भर बनना है तो मिसाइल की दुनिया में भी दाखिल होना होगा। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए डॉक्टर कलाम ने 1 जून 1982 को इसरो से इस्तीफा देकर DRDO ज्वाइन किया। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर कलाम और उनके सहयोगियों ने DRDO में मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी बनाई, जिसका काम था अहम मुद्दों पर चर्चा करना और सबके सहमति से कुछ अहम फैसला लेना। कई दिनों के डिबेट और डिस्कशन के बाद यह तय हुआ कि भारत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेगा। डिफेंस मिनिस्टर वेंकट रमन की मदद से इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई, जिसके तहत 388 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल बनाने का जिम्मा डॉक्टर कलाम एंड कंपनी को सौंपा गया। इन 5 मिसाइल्स का नाम था पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। 400 साइंटिस्ट इस मिशन से जुड़े हुए थे। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 5 प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। पृथ्वी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे कर्नल विजय सुंदरम, त्रिशूल को लीड कर रहे थे SR मोहन, अग्नि को RN अग्रवाल, आकाश और नाग को लीड कर रहे थे प्रहलाद, NR अय्यर, BK सरासवत और AK कपूर। काम बड़ा था और मुश्किल भी, इसलिए एकला चाल और एक की नीति की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी कि जिस किसी का भी साथ मिल सके उसको अपनाने की। इसीलिए इस मिशन को अंजाम देने के लिए सिर्फ DRDO की टीम ही अकेले काम नहीं कर रही थी, बल्कि 12 रिनाउंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, 50 से ज़्यादा प्रोफेसर्स और 100 रिसर्च स्कॉलर्स भी इस काम में जुट गए थे। मसलन जादवपुर यूनिवर्सिटी के यंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को प्रोफेसर घोषाल के नेतृत्व में रोबस्ट एल्गोरिदम डिजाइन करने का काम सौंपा गया। IIMC के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को IG शर्मा के नेतृत्व में एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम सौंपा गया। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ने नाक के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग को डेवलप किया था। इसी बीच इंदिरा गांधी, जो इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थीं, उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश की बागडोर संभालते हैं।
और 3 अगस्त 1985 को राजीव गांधी हैदराबाद में डीआरडीओ की लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर इमारत का उद्घाटन करते हैं। 16 सितंबर 1985 को त्रिशूल मिसाइल का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया जाता है। 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी का भी सफल परीक्षण कर दिया जाता है। पृथ्वी के सफल परीक्षण के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में निराशा की तरंगें उमड़ रही थी। डॉक्टर कलाम इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, 7 देशों की प्रौद्योगिकी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे भारत के लिए गाइडेड मिसाइल्स के विकास से जुड़ी कोई भी चीजें खरीदना असंभव हो गया था। गाइडेड मिसाइल के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरने से दुनिया के सभी विकसित देश परेशान हो गए थे। त्रिशूल और पृथ्वी के बाद बारी थी अग्नि मिसाइल के परीक्षण की। पहले 2 प्रयासों में विफल होने के बाद अंततः 22 मई 1989 को अग्नि का सफल परीक्षण कर दिया जाता है। अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हो सके, इसलिए 500 साइंटिस्ट इस मिशन में शामिल थे। अग्नि मिसाइल का महत्व सिर्फ इस देश के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि उनके परिवार वाले भी बखूबी समझते थे। इसलिए इलेक्ट्रिकल टीम के हेड वी.आर. नागराज के परिवार वालों ने उनके ब्रदर इन लॉ की मृत्यु की खबर उनसे छिपाए रखा, क्योंकि उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनकी एकाग्रता भंग हो। 20 अप्रैल 1989 को अग्नि का पहला परीक्षण किया गया, जो कि असफल रहा। पहला परीक्षण के दौरान विदेशी ताकतों ने यह कोशिश की कि कैसे भी करके इस परीक्षण को रोका जा सके, लेकिन भारत सरकार अपने वैज्ञानिकों के साथ डटकर खड़ी रही। पहला परीक्षण असफल होने के बाद जब डॉक्टर कलाम ने अपने साथियों के चेहरे पर निराशा देखा, तो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे बोले, SLV-3 के परीक्षण के दौरान मैंने लॉन्च व्हीकल समुद्र में खो दिया था। तुम्हारा मिसाइल तुम्हारे साथ है, तुमने कुछ नहीं खोया है। खोया है तो बस कुछ महीनों की मेहनत। पहला परीक्षण विफल होने के बाद कार्टूनिस्ट सुधीर दर ने इस विफलता का आलोचना करते हुए एक कार्टून तैयार किया, जिसमें यह दिखाया गया कि एक दुकानदार सेल्समैन को कोई सामान वापस लौटा रहा है, ये कहते हुए कि अग्नि की तरह यह भी असफल साबित होगी। 1 मई 1989 को दूसरा परीक्षण किया गया। एक बार फिर से कलाम एंड कंपनी को असफलता हाथ लगी। इस बार द हिंदू अखबार ने कार्टून छापा, जिसमें यह दिखाया गया कि एक गांव के व्यक्ति के हाथ में करेंसी नोट्स हैं और उसे गिनते हुए वह एक दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, यह पैसा मुझे अपने गांव खाली करने के एवज में दिया गया है ताकि सफल परीक्षण हो सके। अगर 1-2 असफलता और हाथ लगी तो मैं भी अपना घर बना सकता हूँ। लेकिन 22 मई 1989 को आखिरकार वो लम्हा आया जिसका इंतजार समस्त देशवासियों को था। 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया। यह सिर्फ डॉक्टर कलाम की जिंदगी का ही नहीं, बल्कि समस्त देशवासियों के लिए गौरव का पल था। इस सफल परीक्षण के बाद राजीव गांधी ने कहा, अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण ने भी डॉक्टर कलाम ने अहम भूमिका निभाई थी। सफल, सुंदर और सरल व्यक्तित्व के कारण डॉक्टर कलाम को कई पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1981 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया, साल 1990 में पद्म विभूषण और साल 1970 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1990 में जादवपुर यूनिवर्सिटी और साल 1991 में IIT बॉम्बे ने कलाम को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा। IIT बॉम्बे और जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुल 38 विश्वविद्यालयों ने कलाम को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति भी रहे। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका लिखा और उनका कहा हमेशा हमारे बीच रहेगा, जिसके सहारे हम उन्हें याद करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।